प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जिस पर मैंने लेसन 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है और मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अब मैं दूसरा लेसन हमारा जो एनसीईआरटी में है, एल्कोहल फिनाल ईथर, इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करने वाला हूँ। जाए तो इस चैप्टर को सीखने के लिए शुरू से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे एल्कोहल के बारे में, फिर हम जानेंगे फिनाल के बारे में, फिर हम जानेंगे ईथर के बारे में। तो आज पहले एल्कोहल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर 1 हमारा इस चैप्टर का हमारे क्या नाम है, एल्कोहल फिनाल ईथर। जैसा कि आप जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन 2 एनसीईआरटी बेस्ड जो केमिस्ट्री है, उसमें ये चैप्टर है एल्कोहल फिनाल ईथर। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहल की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? एल्कोहल की। तो अब बात आती है एल्कोहल होते क्या है। बात आती है एल्कोहल होते क्या है। तो ये आर क्या होता है दोस्तों? एल्किल होता है। ये आर क्या होता है? एल्किल होता है। ये मैंने आपको रासायनिक सूत्र याद करने की ट्रिक एक वीडियो है, जिस पर मैंने आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया था। ये एल्किल होता है। इसके बाद दोस्तों, जब हम इस एल्किल में कोई OH समूह लगा देते हैं, तो यही हमारा एल्कोहल कहलाता है। यानी इसकी सिंपल सी परिभाषा क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी कि जब हम कब क्या करेंगे, जब हम एल्किल समूह को OH समूह से जोड़ देते हैं तो एल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जब हम ये एल्किल है तो ये OH है, तो जब हम एल्किल, ये भी समूह है और ये भी समूह है, तो जब हम एल्किल समूह को OH समूह से जोड़ देते हैं तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? एल्कोहल कहलाता है। रटो मत यार, एक भी रटने की आवश्यकता नहीं है, रटना छोड़ दो। तो ये आप समझ गए होंगे शायद मेरे ख्याल से कि एल्कोहल की परिभाषा क्या होगी। जब हम किसी भी एल्किल समूह को OH समूह के साथ जोड़ देंगे तो वह क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाएगा। ये मैं लिख लेता हूं, फिर आपसे बात करता हूं, ताकि आपको थ्योरी में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, वही मैंने यहाँ पे लिख लिया है। जब हम एल्किल समूह को OH समूह के साथ जोड़ देते हैं तो वह एल्कोहल कहलाता है। अब बात आती है इसके प्रकार, इसके वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जो इसके जो आपके काम आने वाली बात है वही करता हूँ, बाकी इसके फालतू चर्चाएं मैं आपसे नहीं करने वाला। तो दोस्तों, एल्कोहल है जो, तो एल्कोहल को कार्बन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? एल्कोहल को, इसके जब वर्गीकरण के बारे में हम बात करते हैं तो मैं लिख लेता हूं। तो दोस्तों, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एल्कोहल को कार्बन की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्राथमिक एल्कोहल, नंबर 2 द्वितीयक एल्कोहल, नंबर 3 तृतीयक एल्कोहल। तो दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, आपको बताता हूं प्राथमिक एल्कोहल की परिभाषा, द्वितीयक एल्कोहल की और तृतीयक एल्कोहल की परिभाषा। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं वहां पर फार्मूले इत्यादि अच्छी पोस्टें डालता रहता हूं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो उससे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल 90 प्लस आने वाले हैं। आपके 90 प्लस कहीं नहीं गए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक एल्कोहल की। किसकी बात करते हैं? प्राथमिक एल्कोहल। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं यार, किसी को कुछ नहीं पता होगा ना केमिस्ट्री लेसन 2 के बारे में, वो भी यहां से समझकर 90 प्लस ले आएगा। तो पहले तो आप इनके फार्मूलों के बारे में जान लीजिए। तो जैसा कि दोस्तों, प्राथमिक एल्कोहल का फार्मूला होता है RCH2OH। क्या होता है? RCH2OH। इसके बाद जब हमें द्वितीयक एल्कोहल का निकालना होता है तो इधर से हम एक H कम कर देते हैं। ध्यान देना मेरी बात को, आप एक याद करेंगे 2 मुफ्त में मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ से आपको एक H जब कम करेंगे तो हो क्या जाएगा? एक R ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल कर रहे हैं तो यहाँ पर R2 हो जाएगा, R2CHOH। इधर से एक H कम हुआ तो इधर एक
R ऐड हो गया क्योंकि द्वितीयक एल्कोहल था। अब तृतीयक एल्कोहल में क्या करेंगे, इस H को भी कम करके इधर R3 कर देंगे, तो R3COH। इस R के बारे में तो आप जानते ही होंगे, R होता है हमारा एल्किल। क्या होता है, एल्किल। अब एल्किल का फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है CnH2n+1। अब इसमें मेथ है, प्रोप ब्यूट पेंट के अकॉर्डिंग जब आप रखते हैं, जैसे मेथ का मान n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से CH3 निकल आएगा। जब n बराबर मेथ के बाद क्या आता है, एथ, तो एथ का मान 2 रखेंगे तो यहाँ से C2H5 निकल आएगा। तो इसी प्रकार ये, क्योंकि एल्किल का फार्मूला है इसलिए ये मेथिल कहलाएगा, और ये 2 रखे हैं तो दूसरे नंबर पे सॉरी एथिल आता है तो ये हो जाएगा एथ आता है, इसलिए एल्किल का फार्मूले में हम 2 रखे हैं तो इसलिए एथिल कहलाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये सब मैं रासायनिक सूत्र याद करने की ट्रिक पर आपको सारा कुछ मैटर समझा चुका हूं। तो दोस्तों आपने क्या देखा, यहां से आपने देखा कि RCH2H प्राथमिक एल्कोहल का फार्मूला होता है, एक H कम करेंगे RCHOH। अब इसके स्थान पर आप CH3 भी लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, C3H7 कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। 10 के 10 फार्मूले उसी फार्मूले से निकाल करके। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको प्राथमिक एल्कोहल की जो परिभाषा है वो सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि आप काहे की परिभाषा निकाल रहे हैं, एल्कोहल की निकाल रहे हैं, तो आप बोलेंगे ऐसे एल्कोहल, कैसे एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल जो OH समूह में, कैसे एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल जो OH समूह में। आपको इस फार्मूले पर ध्यान देना है दोस्तों। आप कहेंगे क्या, OH को मैंने बताया था जब किसी R को OH लगा देते हैं एल्किल के साथ तो एल्कोहल कहलाता है। तो ऐसे एल्कोहल, OH को बोल देंगे ऐसे एल्कोहल जो, ऐसे एल्कोहल जो एक कार्बन की, कार्बन समूह के, ये R1 है तो R1 है तो इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री। तो हम क्या कह देंगे, ऐसे एल्कोहल जो कार्बन समूह के 1 डिग्री से जुड़े होते हैं प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। R को एक R है तो 1 डिग्री बोलोगे, 2 R है तो 2 डिग्री बोलोगे, 3 R है तो 3 डिग्री बोलोगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे क्या, ऐसे एल्कोहल जो कार्बन समूह की 1 डिग्री से जुड़े होते हैं, कहेंगे ऐसे एल्कोहल जिनमें कार्बन समूह 1 डिग्री से जुड़ा होता है, क्या बोलेंगे, ऐसे एल्कोहल। दोस्तों मेरी बात को समझना, यहाँ से एल्कोहल है, ऐसे एल्कोहल जिनमें कार्बन समूह, ये देख लीजिए ऐसा एल्कोहल है, इसमें कार्बन समूह C है, ऐसे एल्कोहल जिनमें कार्बन समूह R1 है इसलिए 1 डिग्री बोलेंगे, 1 डिग्री से जुड़ा होता है। उम्मीद है दोस्तों ये थ्योरी आपके समझ में आई होगी। यही थ्योरी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों वही परिभाषा लिख ली है, ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह, मान लीजिए एल्कोहल है, ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह प्राथमिक कार्बन, दोस्तों प्राथमिक कार्बन के 1 डिग्री से जुड़ा होता है। अब दोस्तों जैसे ही आप द्वितीयक एल्कोहल पे आएंगे तो अब आप देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका जो संरचना सूत्र क्या होगा वह देख लेते हैं, फिर यही से मैं द्वितीयक एल्कोहल की परिभाषा, एल्कोहल की परिभाषा सेम होने वाली है, रटो मत, बिल्कुल दिमाग लगाओ। यहाँ पर एल्कोहल की परिभाषा आप कह रहे हैं तो आप कहोगे ऐसे एल्कोहल जिनमें ये OH समूह प्राथमिक कार्बन 1 डिग्री से जुड़ा होता है, क्योंकि यार मैंने बताया 1 है तो 1 डिग्री, तो प्राथमिक कार्बन, क्योंकि आप प्राथमिक एल्कोहल कह रहे हैं तो आप प्राथमिक कार्बन बोलोगे। अगर द्वितीयक एल्कोहल कह रहे हो तो द्वितीयक एल्कोहल बोलोगे, तृतीयक एल्कोहल कह रहे हो तो तृतीयक बोलोगे। यहाँ पर 2 R है तो 2 डिग्री कर दोगे, 3 R है तो 3 डिग्री। बस यार खत्म हो गया, सारा कुछ क्लियर हो गया कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं। अब मैं इसका संरचना सूत्र आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जब आप इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो इस C को इधर रख देंगे, C को मैंने बीच में कर दिया। इसके बाद ये जो R है तो R को आप यहाँ पे रख देंगे, फिर इसके बाद ये H है 2 ठो, तो मैं एक H ऊपर कर दूंगा और एक H नीचे कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास ये OH बचा तो इस OH को मैं इधर कर दूंगा। तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये प्राथमिक एल्कोहल का बन के तैयार हो गया है। अब हम आते हैं द्वितीयक एल्कोहल। ये संरचना सूत्र है दोस्तों, इस RCH2OH को मैंने संरचनात्मक सूत्र में लिख दिया है और आपको परिभाषा समझा दिया है। अब आते हैं द्वितीयक एल्कोहल पे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लिख लेंगे द्वितीयक। जब यहाँ पे आप द्वितीयक लिखेंगे तो यहाँ पर प्राथमिक की जगह में यहाँ पर भी आप लिख लेंगे द्वितीयक, और इस 1 डिग्री की जगह में लिख लेंगे आप 2 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 2 डिग्री और यहाँ पे लिख लेंगे आप द्वितीयक, और यहाँ पे भी आप लिख लेंगे द्वितीयक।
अब होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर दो आर है देख सकते हैं दोस्तों और एक एच है, तो एक आर को भैया इस एच के स्थान पर लिख देंगे, बन गया द्वितीयक एल्कोहल। क्या दिक्कत है। इसके बाद जब आप तृतीयक एल्कोहल यहाँ लिखेंगे तो तृतीयक एल्कोहल यहाँ लिखेंगे तो 3 डिग्री यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आपके पास इधर एच नहीं रह जाएंगे तो इस एच को भी खत्म करके यहाँ भी आर लिख देंगे, बन गया तीसरा संरचना सूत्र। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे इसके सूत्र के बारे में, फिर हम जानेंगे इसके अनुभार के बारे में, फिर हम जानेंगे इसके संरचनात्मक सूत्र के बारे में, फिर हम जानेंगे इसके आईयूपीएसी नाम के बारे में। तो दोस्तों सूत्र जो होता है इसका, तो मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है मेथिल। मैंने आपको बताया था कि एल्किल समूह का फार्मूला होता है CnH2n+1। तो दोस्तों आप जानते हैं मेथिल एथिल प्रोपिल ये फार्मूला है एल्किल का, तो मेथ का मान जब 1 रखेंगे तो एल्किल के फार्मूले में रख रहे हैं तो मेथिल बन जाएगा। तो यहाँ पर जब आप n का मान 1 रखेंगे तो आपका CH3 निकल आएगा, और जब कभी एल्कोहल लगा हो तो वहाँ पर OH लगा देते हैं, आपका मेथिल एल्कोहल का फार्मूला बन जाता है। जैसे आपको एथिल एल्कोहल का निकालना है तो आप जानते हैं मेथ एथ, यानी एथ दूसरे नंबर पर आता है तो इस फार्मूले पे 2 रख देंगे तो एल्किल का फार्मूला तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा n बराबर जब 2 रखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा C2H5 इस पर जब रखेंगे। और ये फार्मूला हमारा एल्किल का, तो हमारा ये जो फार्मूला निकलेगा ये मेथिल का निकलेगा, परंतु अगर हम इसमें OH लगा देंगे तो ये हमारा एल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि एल्कोहल की परिभाषा होती है किसी एल्किल समूह में OH समूह जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। तो ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल। अब आपको प्रोपिल एल्कोहल निकालना है तो 3 रख देना, क्योंकि आप जानते हैं मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स सेप्ट आर्टन टेक ये 10 होते हैं। तो ये एल्किल का फार्मूला है, एल्किल को हम R से व्यक्त करते हैं, इसमें रखेंगे तो 10 निकल आएंगे और 10 में OH जोड़ देंगे। तो आपको पता है मेथिल, तो मेथिल नंबर 1 पे मेथ आता है तो एल्किल के फार्मूले में 1 रखेंगे तो मेथिल का फार्मूला हमारा CH3 निकल आएगा। इसके बाद जब आप एल्कोहल देखें तो एल्कोहल के स्थान पे OH लगा देंगे। इसके बाद आप जानते हैं, इसके बाद आप क्या जानते हैं दोस्तों, अनुभार निकालने के लिए इसका जो अनुभार निकालने के लिए कार्बन का आप जानते हैं 12 होता है दोस्तों, इसका जो तो आप जानते हैं कि कार्बन का 12 होता है, तो मैंने वहाँ पे कार्बन के स्थान पर 12 लिख दिया है। फिर इसके बाद तुरंत आपको प्लस लगाना है। अब जो यहाँ पे 3 लिखा है इसको पहले लिख लेना है, मल्टीपल का साइन लगा देना है। अब जानते हैं आप H का 1 होता है तो यहाँ पे H का 1 लिख लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। फिर आप जानते हैं O का 16 होता है तो यहाँ 16 लिख लेंगे और फिर प्लस लगाएंगे तुरंत, क्योंकि दूसरे उस पर आ रहे हैं तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसके बाद इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो 16 1 17 12 3 15, 16 और 15 हमारा इधर 12 3 15 और 16 1 17, तो ये हमारा हो जाएगा 32। 15 दूनी 30 और 30 2 32। तो हमने अनुभार क्या इसका निकाला 32। इसके बाद बात करते हैं इसके संरचनात्मक सूत्र के बारे में। तो मैंने आपको प्राथमिक एल्कोहल का निकाल के बताया था इसी प्रकार, तो यहाँ पे मैं C को बीच में लगा देता हूँ। इसके बाद ये H हमारा 3 जगह है तो मैं इसको 3 देता हूँ, फिर इसको यहाँ पे OH बचा तो इसको लिख देता हूँ, इसका संरचनात्मक सूत्र हो गया। अब ये जो OH समूह होता है दोस्तों, जब IUPAC निकालते हैं तो ये नाल को प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है, नाल को प्रेजेंट करता है। आप कार्बन गिनेंगे तो एक कार्बन है मेथ, तो यहाँ पे आप इसे नाल क्या बोल देंगे दोस्तों, मेथेनाल। सपोज करो यहाँ पे C2H5 होता, C2H5OH होता तो अब इसका IUPAC आप नाम निकालते तो मेथ एथ, क्योंकि 2 कार्बन है तो यहाँ पे आप कहते थे एथेनाल। अगर 3 कार्बन होते तो प्रोपेनाल। तो इसी प्रकार से IUPAC निकालते हैं, किस प्रकार वो भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक से चल रही है क्लास, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आपको मैं तैयारी करवाऊं, इसी प्रकार आपकी प्रिपेयरिंग मस्ट हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि मेथिल अल्कोहल के बनाने की विधि। क्या जान लेते हैं, मेथिल अल्कोहल को किस प्रकार से बनाएंगे। तो बनाने की विधि में दोस्तों मैं रिएक्शन कर देता हूं और आपको थ्योरी समझा देता हूं, जैसा कि आप थ्योरी अपने घर में लिखने का प्रयास करेंगे और मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि हम लिख पाते हैं अथवा नहीं लिख पाते। एक आध की थ्योरी भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो पहली रिएक्शन जो है वह है मेथिल
आयोडाइड की मेथिल आयोडाइड की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से अभिक्रिया, NaOH से अभिक्रिया। तो मेथिल आयोडाइड, अब इसका फार्मूला क्या होगा? तो मेथिल का फार्मूला निकालना मैंने अभी अभी आपको सिखा दिया। तो आप यहाँ पर मेथिल का फार्मूला तुरंत से लिख देंगे कि CH3 होता है, क्योंकि आप जानते हैं एल्किल का फार्मूला उसमें 1 रख देंगे। गर्मी बहुत है यार, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर मेथिल हो गया। इसके बाद आयोडाइड है तो I लगा देंगे। अगर यहाँ पर मेथिल क्लोराइड होता तो यहाँ आप Cl लगा देते। अगर यहाँ आपका मेथिल ब्रोमाइड होता तो यहाँ पर आप Br लगा देते। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये फार्मूले सारे रटना नहीं है कुछ भी। अगर यहाँ पर एथिल आयोडाइड होता तो यहाँ C2H5 लिखकर I लगा देते। अगर प्रोपिल होता तो यहाँ पर प्रोपिल का किस प्रकार निकालेंगे वो मैंने अभी अभी आपको सिखा दिया है। अगर ज्यादा डिटेल चाहिए इनकी तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, रासायनिक सूत्र याद करने की ट्रिक। मेरे चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां से उस वीडियो को देखिए। ये बिल्कुल आपको आसान लगेगा, ये फार्मूला आप तुरंत बता देंगे। तो यहाँ पर हो गया मेथिल आयोडाइड। इसके बाद जलीय NaOH, मैं यहाँ पे जलीय NaOH ले लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जब जलीय NaOH ले लिया तो अब इसकी मैं रिएक्शन करवा देता हूँ। क्या करवा देता हूँ दोस्तों? इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ। जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे क्या बनाना है दोस्तों? मेथिल अल्कोहल। और मैंने आपको बताया था, मान लो हमें अल्कोहल बनाना है, मैंने आपको बताया था जब कोई एल्किल समूह किसी OH समूह से जोड़ दिया जाता है तो क्या कहलाता है? अल्कोहल कहलाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि CH3 ये क्या है? एल्किल समूह है। तो मैंने यहाँ पे CH3 लिख दिया, एल्किल समूह। अब हमें एल्कोहल बनाना है तो ये OH समूह इसी में ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं ये OH समूह इसी में ऐड कर देता हूँ। तो जैसा कि आपने क्या देखा कि हमारा ये मेथिल अल्कोहल बन गया। अब हमारे पास बचा क्या वो देख लेते हैं। तो हमारे पास Na बचा और I बचा, तो इसे मैं यहाँ पे NaI लिख देता हूँ। अब इनके आपको फार्मूला बता देता हूँ। तो अब ये सोडियम है, ये I है, तो I को आप क्या बोलते हैं? आयोडाइड। तो ये हो जाएगा सोडियम आयोडाइड। और ये क्या हो जाएगा हमारा? मेथिल अल्कोहल। ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा मेथिल आयोडाइड। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो पहली रिएक्शन है आपके समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि आपको इसकी थ्योरी लिखना हो तो आप लिखेंगे मेथिल आयोडाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो ऐसा करने से मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब इसमें क्या रटना है यार, इसकी क्या मुझे थ्योरी बतानी है? आप तो खुद से कर सकते हो, इंटर में पढ़ते हो, सिंपल सी थ्योरी है। जब ना समझ में आए तो फिर बताना, तो भैया फिर मैं PDF देने लग जाऊंगा। तो आज की अगली रिएक्शन है मेथिल एसीटेट की जलीय NaOH से अभिक्रिया। अगर आपने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र याद करने की ट्रिक देखे हैं तो ये आप कर लेंगे, बता देंगे फार्मूला का। अगर नहीं भी किए तो समझ लीजिए मेरी बात। एसीटेट का फार्मूला आपको याद करना है, बस बहुत सारे फार्मूले गिफ्ट में पाना है। तो मैं एसीटेट का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COO। क्या होता है? CH3COO। अब आपको मेथिल एसीटेट निकालना है तो यहाँ पर आप मेथिल का CH3 लिख देंगे। अगर आपको एथिल एसीटेट निकालना है, जैसे एथिल एसीटेट का फार्मूला यह होता है, अब आपको एथिल एसीटेट निकालना है तो यहाँ पर एथिल लिख देंगे। अगर आपको यहीं पर सोडियम एसीटेट निकालना है तो यहाँ पर आप Na लिख देंगे। अगर यहीं पर आपको कैल्शियम एसीटेट निकालना है तो यहाँ पर Ca लिख देंगे। परंतु कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वह 2 होती है, इसलिए यहाँ पर आपको होल ट्वाइस लगाना होगा। और इसके बाद अगर आपको सिल्वर एसीटेट चाहिए तो यहाँ पर आप Ag लगा देंगे। अगर आपको प्रोपिल एसीटेट चाहिए तो यहाँ पर C3H7 लगा देंगे, क्योंकि आप जब एल्किल के फार्मूले में 3 रखेंगे तो यही निकल के आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि मेथिल एसीटेट का फार्मूला आपके समझ में आ गया होगा। कोई आपसे कह देगा मेथिल एसीटेट का फार्मूला क्या होता है, आप तुरंत बताएंगे। एथिल एसीटेट का पूछ लेगा तो भी आप तुरंत बताएंगे, क्योंकि आप सक्सेस नॉलेज की स्टूडेंट हैं यार। आप आपको ऐसा कोई पूरे यूट्यूब पर नहीं पढ़ाएगा और आप तो इसे समझते हैं कि बस यूं ही। कोई कोई बच्चे कमेंट भी करते हैं कि बस यूं ही, तो यार उनसे बता दीजिए कि क्लासें बहुत बेटर चल रही हैं। तो यहाँ पर हम मेथिल एसीटेट की जलीय NaOH से अभिक्रिया कराने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने जलीय NaOH से अभिक्रिया करा दिया। अब दोस्तों जब मैं इसे जलीय NaOH से अभिक्रिया करा दिया तो मैंने आपको समझाया भी तो था, मैंने आपको अभी अभी भी समझाया, फिर भी समझा रहा हूं कि जब कोई एल्कोहल बनाना होता है तो किसी एल्किल समूह में OH को जोड़ देते हैं। तो एल्किल समूह हमारे CH3, तो मैंने इसी CH3 में इस OH को ऐड कर दिया तो हमारा मेथिल अल्कोहल निकल आया। परंतु मैंने अभी अभी आपको समझाया था हमारे पास क्या निकल आया? CH3
अब हमारे पास बचा क्या, वही लिख लेते हैं CH3COO। अब ये Na बचा तो Na यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये किसका फार्मूला हो गया, ये जो जो जानता हो अभी मेरे समझाने जिसके समझ में आ गया हो तो ये किसका फार्मूला होता है ये कमेंट करके बताना। तो ये हमारा हो गया सोडियम एसीटेट और ये हमारा बन गया एल्कोहल। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि एल्कोहल की परिभाषा होती है कि जब हम किसी एल्किल समूह को OH समूह से जोड़ देते हैं तो वह क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। जो बच जाता है उसको निकाल देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। देख लीजिए दोस्तों, पसीना तो चू रहा है, इसलिए वीडियो को यार लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखा करिए। चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। तो जैसा कि अगली रिएक्शन है मेथिलेमीन की, क्या है कि मेथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया। किससे अपक्रिया, तो नाइट्रस अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है HNO2। नाइट्रस अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है HNO2। इसको आप लर्न कर लीजिए। इसके बाद जब मेथिलेमीन की बात आती है तो एमीन का फार्मूला होता है NH2। एमीन 3 भागों में, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन होता है। दोस्तों कहो तो मैं इसको भी बता देता हूँ। फार्मूला होता है प्राथमिक एमीन का RNH2। जब हम द्वितीयक एमीन निकालते हैं तो फिर वही फंडा, यहाँ से एक H कम करते हैं तो ये हो जाता है R2NH। तो द्वितीयक एमीन हो जाता है। जब आप तृतीयक एमीन निकालते हैं तो हो जाता है R3N। उम्मीद है दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। तो एमीन का हमारा फार्मूला क्या होता है NH2। जब कभी मेथिल एमीन का फार्मूला तो आप NH2 रखेंगे तो वहां पर मेथिल का फार्मूला क्या होगा CH3, आप जानते हैं। अब एमीन का फार्मूला क्या होता है, ओनली अगर एमीन की बात की जाती है तो NH2 लिखेंगे। आप प्राथमिक एमीन की बात की जाती है तो RNH2 लिखेंगे। द्वितीयक की बात की जाती है तो ये, लेकिन यहाँ पर एमीन की बात की जाती है तो एमीन का होता है NH2। तो यहाँ पर आप मेथिल का लिख दिया, फिर एमीन का लिख देंगे तो एमीन का क्या होता है NH2। तो ये हो गया मेथिल एमीन। फिर इसके बाद आपको नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करवानी है तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, OH या HONO लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। दोस्तों ऐसा मैंने क्यों लिखा है कि अभी आपके समझ में आने वाला है। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, मैंने इसलिए लिखा है कि आपको कि OH मिल जाए कि है, आप जब भी कभी एल्किल समूह में OH जोड़ते हैं तभी अल्कोहल बनता है, आप समझ चुके हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे OH इससे निकल रहा था तो निकाल लिया। तो CH3OH हमारे पहले उसी प्रकार जो मैं अभी समझाता चला आ रहा हूँ। फिर इसके बाद आपने क्या देखा कि हमारे पास क्या बचा हुआ है, तो अब हमने क्या देखा कि ये CH3 और ये HO तो चला गया, परंतु हमारे पास क्या बचा, ये H और H2 और ये O। तो H2O आप जानते होंगे जल का फार्मूला होता है, तो इसे मैं यहाँ पे H2O निकाल देता हूँ। फिर इसके बाद आपने क्या देखा, 2 N बचे हुए हैं तो यहाँ पे मैं N2 निकाल देता हूँ। तो N2 + H2O, तो यहाँ पे मेथिल अल्कोहल हो गया और ये जल हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रस अम्ल हो गया और ये मेथिलेमीन हो गया। तो अब मैं बात करूंगा कि एल्कोहल जो होता है वो रासायनिक गुण, यानी कि एल्कोहल जिस भी चीज से क्रिया करता है तो किस प्रकार से करता है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये ROH एल्कोहल किसके साथ, जैसे कि फर्स्ट मैंने अपक्रिया ली है सक्रिय धातुओं से अपक्रिया। मान लीजिए जैसे सक्रिय धातुएं हो गई सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जैसे इस प्रकार की धातुओं से रिएक्शन करता है तो क्या करता है, देखिए आइए देखते हैं। जैसे मैंने पहले लिख लिया ROH, क्योंकि आप किसके रासायनिक गुण देख रहे हैं, एल्कोहल के रासायनिक गुण देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ROH। फिर इसके बाद मैंने लगाया प्लस। इसके बाद मैं बताया आपको एल्कोहल, मैग्नीशियम, सोडियम, तो मैंने यहाँ पे सोडियम ले लिया। आप कोई भी धातु ले सकते हैं। इसके बाद हमको सिंपली क्या करवा देना है, रिएक्शन। तो दोस्तों हमें सिंपली इसके साथ जब रिएक्शन करवा देंगे, मैंने यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करवाया, जब यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे तो होने क्या वाला है समझिएगा मेरी बात। इस H के स्थान पर इस Na को लिख देंगे, इस H के स्थान पर ये Na आ जाएगा तो ये हो जाएगा RONA। अब हमारे पास दोस्तों क्या बचा, H बचा, तो हम प्लस में जो है क्या करेंगे, इस H को यहाँ पर लिखेंगे तो H का कोई हाइड्रोजन तो निकलेगा नहीं, नवजात तो निकल नहीं सकता। यहाँ से हमारी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जब हमारी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी तो यहाँ जब 2 H हैं तो यहाँ भी 2 H होने चाहिए, क्योंकि हमें रिएक्शन को बैलेंस भी करना होता है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा 2। जब यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा तो मैं यहाँ से देखूंगा कि यहाँ पे 2 R हो गए और इधर R हमारे पास 1 है, तो मैं यहाँ पर भी 2 लगा दूंगा। फिर इसके बाद मैं देखूंगा कि यहाँ से हमारे पास 2 O है तो 2 O इधर है, लेकिन Na की संख्या यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो Na की संख्या यहाँ पर भी आप 2 कर लेंगे। तो आपको समझ में आया रिएक्शन कैसे करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये तरीका मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले रिएक्शन करने के लिए इधर से जैसे कि आप लिख लेते हैं, हालांकि ये लैब में सारी रिएक्शनें हो चुकी होती हैं
तो वही होती है। परंतु यहाँ से अगर आप हल्का सा माइंड लगा लेते हैं, यदि आपको फार्मूले याद हैं तो यहाँ से पहले कर लेंगे, फिर इसी प्रकार से बैलेंसिंग कर लेंगे जैसे मैंने अभी अभी कि दोस्तों यदि आपको फार्मूले याद करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है जिस पर आपको केमिस्ट्री के सभी फार्मूले याद हो जाएंगे, 2 वीडियोजों पर। तो उनकी लिंक मैं आई बटन पर और इन स्क्रीन पर दोनों में देने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर और भी कुछ रखना हो आर के स्थान पर, जैसे मैं रख लेता हूँ C2H5, तो आप रख सकते हैं। ओनली आपको रखना है आर के स्थान पर, जैसे लिख दिया C2H5 और ये OH उसी प्रकार, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था आर का फार्मूला होता है CnH2n+1। इसको याद कर लीजिए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, आक, नन, डेक, ये 10 होते हैं, आपको पता ही होगा। तो जैसे मेथ पहले नंबर पर आता है तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो मेथिल निकल कर आएगा, क्योंकि ये फार्मूला एल्किल का है। तो मैंने यहाँ से 2 रखा तो यहाँ से एथिल निकल कर आया C2H5, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और इसके बाद फिर आप 2Na लिख देंगे। मतलब किसी भी अल्कोहल से आप रिएक्शन करवा सकते हैं, मेरे बताने का मतलब ये है। तो आर के स्थान पर फिर यही C2H5 आ जाएगा, तो 2C2H5 ONA और प्लस में H2। हमारी रिएक्शन जो होगी वह पूरी तरह से, हमारी जो रिएक्शन होगी पूरी तरह से बैलेंस होगी। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि सक्रिय धातुओं से किस प्रकार रिएक्शन करते हैं आपके समझ में आया होगा। अब मैं आता हूं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो दोस्तों अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर मेन जो हमारी बात आ रही है वो फार्मूलों की आ रही है। अब यदि आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला ही नहीं पता तो क्या आप इस रिएक्शन को कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर आपको कोई घबराने की बात नहीं। यहाँ पर तो मैं फार्मूला बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आपको भी याद होने चाहिए फार्मूले। इसलिए आप मैंने 2 पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जिनकी लिंक इंड स्क्रीन पर वो दोनों वीडियो मिल जाएंगी, उन्हें आप देखिएगा। और जो भी मैं फार्मूले यहाँ पे लिख रहा हूँ उनको अपनी एक कॉपी पे नोट्स बनाते हुए लिख लीजिएगा, ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फार्मूला होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, वो होता है RC OH। क्या होता है दोस्तों? RC OH। और R क्या होता है ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इसके बाद हमें किसके रासायनिक गुण देख रहे हैं? एल्कोहल अभी देखा जा रहा है, फिर इसके बाद फिनाल, फिर इसके बाद ईथर। तो ये दोस्तों हम एल्कोहल देखते हैं तो हम सीधे एल्कोहल में ROH से क्या करवा देंगे? रिएक्शन करवा देंगे। दोस्तों अब हमको रिएक्शन का आप ध्यान देना। दोस्तों यहाँ पर हमें करना क्या होता है, बस यहीं पर थोड़ा सा माइंड लगाना होता है। यहीं पे हमारी बात है रिएक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप चाहे तो इसे R डैश कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पर CH3 ले सकते हैं, और यहाँ पर C2H5 अगर ना चाहे तो CH3 या फिर C2H5 इसका मतलब ये हो जाएगा कि समान एल्कोहल। अगर ये नहीं लगाते तो हो जाएगा समान एल्कोहल। अगर इधर आप CH3 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको CH3 लेना होगा। अगर यहाँ पर आप डैश लगा देते हैं तो फिर यहाँ CH3 ले रहे हैं तो यहाँ पर आप C2H5 ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फाइनली लगा दिया। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है वो मैं सिंपली यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों आप जानते होंगे एस्टर का फार्मूला। एस्टर का फार्मूला होता है RCOO R डैश, यानी कि R भी कह सकते हैं आप। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ये वाला जो R था वो इधर आ गया। होने क्या वाला इस रिएक्शन में, ये वाला जो R है वो H के स्थान पर आ गया, और ये वाला जो H है इस H के साथ मिलकर क्या बना दिया? H2O बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों? H2O बना दिया। अब इसके बाद हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यदि हमारी रिएक्शन अनबैलेंस होगी तो बैलेंस इसी प्रकार की जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे H, तो यहाँ पर हमारे पास 2 H हैं, तो यहाँ पर भी 2 H है, तो इसका मतलब हमारे H बैलेंस है। यहाँ पर हमारे पास O की संख्या यहाँ 3 है, तो यहाँ भी O की संख्या 3 है, और यहाँ पर R की संख्या 2 है, तो यहाँ भी R की संख्या 2 है। इसका मतलब हमारी रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चला रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, रिएक्शन कैसे करते हैं। और रासायनिक की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं 2 आपने की। इसके स्थान पर आप CH3 रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं इस रिएक्शन को CH3COO H प्लस, इसके स्थान पर C2H5 रख सकते हैं, सॉरी। और यहाँ भी आप CH3 कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर मैंने डॉट लगाया था इसलिए यहाँ पर C2H5 ले लेता हूँ और यहाँ पर CH3 ले लेता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर CH3 अगर रखा था मैंने तो यहीं पर भी CH3 रख सकते हो और यहाँ पर C2H5 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली आपको ऐसे ही रिएक्शन कर देना है। करना क्या है, CH3 ये वाला R के स्थान पर आप वही R का मान जो रखे हैं, और C2H5 जो R डैश के स्थान पर रखे हैं, फिर इसके बाद H2
ओ। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों बात आती है इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। आप कहेंगे एल्कोहल जो हमारा है, एल्कोहल ये हमारा क्या है दोस्तों, एल्कोहल है जो। तो एल्कोहल हमारा कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया करके, किसके साथ दोस्तों अभिक्रिया करके, कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। ये हमारा काय का फार्मूला है दोस्तों, एस्टर का फार्मूला है। एस्टर ग्रुप होता है आपका, जो IUPAC में बहुत काम आता है, इंपॉर्टेंट ग्रुप है, एस्टर ग्रुप हो गया। इसके बाद दोस्तों यदि आप कहना चाहें तो इसकी थ्योरी आप और भी दूसरी तरह से कह सकते हैं, जो भी आपको कहना हो। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे एल्कोहल को जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। तो दोस्तों संश्लेषण के नाम से बनाया है। ये रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस रिएक्शन में होता क्या है वो यहाँ पे आप समझ लीजिए। जब दोस्तों सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड को, किसको दोस्तों, जब आप सोडियम या फिर पोटेशियम एल्काक्साइड ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप सोडियम एल्काक्साइड यानी कि CH3O, ये हो गया आपका सोडियम एल्काक्साइड, या फिर पोटेशियम एल्काक्साइड को पहले आप या तो फिर सोडियम एल्काक्साइड लेते हैं या फिर आप पोटेशियम एल्काक्साइड लेते हैं, और उसको क्या कर देते हैं दोस्तों आप C2H5Br यानी कि एल्किल हाइलाइड के साथ क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। C2H5Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक पूरी तरह से क्या कहलाएगा, एल्किल हाइलाइड, क्योंकि यहाँ पर एल्किल का मान R रख दिया गया और X का मान जो हमारा हाइलाइड होता है उसका मान Br रख दिया गया है। तो आप इस रिएक्शन को याद करेंगे दोस्तों, ये रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। जब आप क्या करेंगे, सोडियम एल्काक्साइड को C2H5Br यानी कि एल्किल हाइलाइड के साथ, या फिर इसको आप एथिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सोडियम एल्काक्साइड को एथिल ब्रोमाइड के साथ जब गर्म करते हैं तो अब जो बनेगा दोस्तों वही हमारा क्या कहलाएगा, विलियमसन संश्लेषण कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा बनने क्या वाला है वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होती है, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो ईथर का फार्मूला होता है वो होता है ROR। क्या होता है दोस्तों, ROR। और हमारे पास वो कंडीशन पूरी तरह से यहाँ पर फॉलो हो रही है, ROR डैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक O है और एक R है और एक R है, तो हम सीधे से देख सकते हैं कि हम यहाँ से ईथर बना सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जब सोडियम एल्काक्साइड को एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि मैं ये रिएक्शन आपको पूरी तरह से समझा पाया। इसकी थ्योरी आपको क्या लिखनी है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। आपको कहना क्या है, सोडियम, ये आपका सोडियम एल्काक्साइड है, इसलिए आप बोल देंगे सोडियम एल्काक्साइड को C2H5Br जो है आपका, तो ये C2H5 मेथिल है और ये Br ब्रोमाइड है, तो इसे आप कह देंगे मेथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर टू कार्बन है तो यहाँ पर आप ये एथिल ब्रोमाइड है तो इसे आप कह देंगे एथिल ब्रोमाइड। इसे कहेंगे एल्किल सोडियम एल्काक्साइड को जब आप एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर मैं ईथर बना देता हूँ दोस्तों, C2H5O और यहाँ पर CH3। इसके बाद मैं प्लस लगाऊंगा और देखूंगा मेरे पास क्या बचा, और फिर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि ये C2H5 निकल गया और ये CH3 निकल गया, ये O निकल गया, मेरे पास बचा है Na और ये Br, तो मैं प्लस लगा के NaBr बाहर कर दूंगा। ये रिएक्शन जो है यहीं से कंप्लीट हो जाएगी और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये रिएक्शन आपके समझ में भी आ गई होगी। ये छोटा सा वीडियो था लेकिन आपको समझाने के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन को आज इस रिएक्शन को ओनली इसी रिएक्शन को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा यदि आप कर रहे हैं तो भी आपको 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु दोस्तों आज आपने पूरा चैप्टर रटा, इसके बाद 4 दिन के लिए छोड़ दिया और फेसबुक व्हाट्सएप पे लगे रहे, इस प्रकार से आपके 90 प्लस नहीं आने वाले। डेली एक टाइम टेबल बना के पढ़िए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा तैयार कीजिए, परंतु उसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करिए, बहुत कायदे समझ लीजिए ताकि वो दोबारा ना भूले, और उसका डेली रिवीजन करते रहिए। अब जैसे यहाँ से अदर क्वेश्चन क्या निकलते हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपको पूछा जाता है क्या होता है जब
एथिल ब्रोमाइड को एल्किल को एथिल ब्रोमाइड को, या तो फिर आप CH3ONA जो आपका सोडियम एल्काक्साइड है, या फिर पोटेशियम एल्काक्साइड, यहीं मान लीजिए यहाँ पर के लगा देता, यहीं पे मान लीजिए पोटेशियम एल्काक्साइड हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों आपका पोटेशियम एल्काक्साइड। क्या हो गया दोस्तों एल्काक्साइड। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो गया पोटेशियम एल्काक्साइड। तो यहाँ पर जब आप दोस्तों कह सकता है वो सोडियम एल्काक्साइड या पोटेशियम एल्काक्साइड। अब इधर से क्वेश्चन बना सकता है कि पोटेशियम एल्काक्साइड को जब आप एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, या फिर क्या होता है जब पोटेशियम एल्काक्साइड को C2H5Br के साथ गर्म करते हैं, या C2H5Br को CH3OK के साथ गर्म करते हैं, या फिर कैसे प्राप्त करोगे C2H5Br से C2H5OCH3। इसी प्रकार से क्वेश्चन करता है। वो ये नहीं कहेगा दोस्तों आपसे कि एथिल ब्रोमाइड से ईथर प्राप्त करिए, ऐसा नहीं अक्सर बोलेगा। वो ये बोलेगा कैसे प्राप्त करोगे C2H5Br से C2H5O इंटू CH3। तो दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एक रिएक्शन से, उम्मीद करूँ। और एल्कोहल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ल्यूकास परीक्षण, जो कि मैं आज यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसे बहुत गौर से समझेंगे और पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। इसकी PDF लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपको पहले ही बता देता हूँ। तो अब मैं बात करूंगा ल्यूकास परीक्षण होता क्या है और ये किस प्रकार बनता है। तो दोस्तों जब हम एल्कोहल को निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ, किसके साथ दोस्तों, जब हम एल्कोहल को निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl के साथ अपक्रिया करा देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करा देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करा देते हैं, तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है दोस्तों, एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद मैं आपको पहले इतना कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं। तो मैंने आपको बताया कि जब हम निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्कोहल को जब हम निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ZnCl2 की उपस्थिति में, किसके साथ दोस्तों, निर्जल जिंक जब हम एल्कोहल को निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ गर्म HCl को मिला देते हैं और इनको गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, एल्किल क्लोराइड बन जाता है। प्लस में हमारा निकल आएगा दोस्तों H2O। प्लस में क्या निकल आएगा, H2O, क्योंकि यहाँ से मैंने R और ये Cl निकाल दिए और ये वाला H के साथ मिलकर H2O बाहर कर देगा। तो मैंने यहाँ पर बताया जब निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में अब इसका जैसे कि ल्यूकास परीक्षण आ जाता है, तो सबसे पहले आपको यही परिभाषा लिख देनी है। लिखनी क्या है आपको, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब एल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड बन जाते हैं। इतना लिखने के बाद ये वाली रिएक्शन कर देनी है। फिर आपको कहना है जब आप निर्जल जिंक क्लोराइड के विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को मिला देते हैं तो वही क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। अब इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए जैसे कि आप ZnCl2 प्लस क्या कर देते हैं दोस्तों, जब आप HCl को मिला देते हैं तो यही विलयन हमारा क्या कहला देता है, ये जो ZnCl2 के विलयन में जब आप HCl मिला देते हैं तो वही क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। जब आप ZnCl2 के विलयन में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। इस रिएक्शन के नीचे आप लिखेंगे इस बात को, पहले आप लिख देंगे जब निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल क्लोराइड बनता है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड का सांद्र विलयन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में मिलता है तो वही क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। अब दोस्तों साधारण ताप पर एल्कोहल की अल्प मात्रा मिलाने पर, जब दोस्तों हम साधारण ताप होता है, ज्यादा हमारा कोई ताप नहीं होता, तब हम उस पर एल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा मिला देते हैं, हल्की सी भी मात्रा मिला देते हैं, तो जब अब मिला देते हैं लेकिन किस पर मिला देते हैं दोस्तों, ल्यूकास अभिकर्मक पर मिला देते हैं। किस पर मिला देते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक पर मिला देते हैं। किसकी मात्रा, एल्कोहल की मात्रा। दोस्तों ये वीडियो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि
दोस्तों इस वीडियो पर थ्योरिकल पोर्शन ज़्यादा है, लेकिन मैं हालांकि फिर भी समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर दोस्तों समझ में नहीं आता तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिसका मैंने PDF दिया हुआ है, वहां से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको कहना क्या है, इसके बाद ये कहना है, जब आप बिल्कुल साधारण ताप पर एल्कोहल का विलयन ल्यूकास परीक्षण पर मिला देते हैं तो कुछ ही सेकंडों में क्या होता है दोस्तों, कुछ ही सेकंडों में तुरंत जैसे ही आप मिला देते हो तो तृतीयक एल्कोहल कुछ ही सेकंडों में बन जाता है। कितनी देर में दोस्तों, कुछ ही सेकंडों में तृतीयक एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है, कुछ ही सेकंडों में तृतीयक एल्कोहल बन जाता है। इसके बाद दोस्तों कुछ मिनटों में क्या होता है, कुछ मिनटों में द्वितीयक एल्कोहल बन जाता है। द्वितीयक एल्कोहल बन जाता है थोड़ी ही देर में, कुछ मिनटों के बाद इस विलयन को धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है, विलयन धुंधला हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कुछ मिनटों में इस विलयन को धुंधला कर देगा। अब नोट में आप लास्ट में लिख लीजिए, नोट में प्राथमिक एल्कोहल, क्या लिखेंगे दोस्तों, प्राथमिक एल्कोहल ल्यूकास परीक्षण पर से अभिक्रिया नहीं करता है। प्राथमिक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करता है। आपको लास्ट में दोस्तों एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। करना क्या है आपको, जब हम एल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा ल्यूकास परीक्षण पर मिलाते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक पर मिलाते हैं तो कुछ सेकंडों में यह तृतीयक एल्कोहल बना देता है और कुछ मिनटों में द्वितीयक एल्कोहल विलयन को धुंधला कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, विलयन को धुंधला कर देता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कहना है निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब एल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। इसके बाद आपको इस रिएक्शन को कर देना है। फिर आपको कहना क्या है, जब एल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा, क्या कहना है, फिर इसके बाद दोस्तों कहना है नेक्स्ट पॉइंट में, जब ZnCl2 के विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है तो वह क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। जब हम ल्यूकास अभिकर्मक पर थोड़ा सा भी एल्कोहल मिला देते हैं तो वह कुछ सेकंडों में तृतीयक एल्कोहल तथा कुछ मिनटों में द्वितीयक एल्कोहल बनाकर द्वितीयक एल्कोहल विलयन को क्या कर देता है, धुंधला कर देता है। प्राथमिक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से रिएक्शन नहीं करता है। ये सब बातें मैंने दोस्तों आपको समझाने की पूरी कोशिश की। PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है। समझ में ना आया हो तो यार कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं इसकी एक और भी वीडियो बनाऊंगा जिस पर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, सारी चीज़ें ले करके लैब में ले जाऊंगा अपने स्कूल में और वहीं पर ये वीडियो शूट करूँगा, तब आपके पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये लैब वाली सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फिनाल की। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ फिनाल का फार्मूला क्या होता है। तो हमारा जो फिनाल का फार्मूला होता है ये होता है C6H5OH। क्या होता है दोस्तों, C6H5OH। अगर इसी फार्मूले को मैं यहाँ पर बेंजीन रिंग पर बताऊं तो यहाँ पर हमारी ये हो जाती है बेंजीन रिंग, ये हमारी हो जाती है बेंजीन रिंग और यहाँ पर हम लगा देते हैं OH, तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, फिनॉल कहलाता है। तो ये दोस्तों दोनों फार्मूले जो लिखे हुए हैं आपके सामने वो है आपके फिनॉल के, कहे के दोस्तों, फिनॉल के। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं उम्मीद करूंगा फिनॉल समझ में आएगा। आज मैं आपको कायदे से फिनॉल बताने वाला हूँ, तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिनॉल को प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाते हैं उस चर्चाओं को मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिनाल का जो लैब मेथड होता है, प्रयोगशाला विधि होती है, वह किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों जब फिनाल को लैब में बनाया गया तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन कर लिया गया तो हमारा फिनाल क्या हो गया, प्राप्त हो गया। एक विधि तो ये होती है कि जब आप बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन कर लेते हैं तो फिनाल तैयार हो जाता है। इसके बाद एक नेक्स्ट विधि होती है जो मैं नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा। इस वीडियो पर मैं सिर्फ इसी विधि के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सबसे पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, अन्यथा आप भाप आसवन जल से अभिक्रिया करा ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूं आपको कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H5N2Cl। क्या कौन सा Cl दोस्तों, N2Cl। इसके बाद दोस्तों C6H5N2Cl को आपको क्या करना है, भाप आसवन कराना है। और भाप आसवन का मतलब होता है H2O। भाप आसवन का मतलब क्या होता है, H2O से अभिक्रिया। तो दोस्तों मैं यहाँ पर भाप आसवन करा देता हूँ, H2O से जब अभिक्रिया करा देता हूँ तो यहाँ से मैं देखता हूँ फाइनली
कि हमारा जो एक H है, हमारा जो एक H है वह एक Cl के साथ कनेक्ट हो जाता है, और ये वाला जो इधर फिर क्या बचेगा दोस्तों, OH बचेगा। तो वह OH C6H5 की हमें फिनाल बनाना है, तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ C6H5 और इधर से OH निकाल के लिख देता हूँ यहाँ पर OH। फिर ये वाला जो H है इस Cl के साथ कनेक्ट होकर HCl बना लेता है। क्या बना लेता है दोस्तों, HCl बना लेता है। फिर हमारे पास बचता है N2, तो हम प्लस में लिख देते हैं N2। तो ये थी दोस्तों प्रयोगशाला विधि फिनॉल बनाने की लैब मेथड। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये आपकी समझ में आया होगा। आपको कहना क्या है, लैब मेथड में या फिर प्रयोगशाला में फिनाल को प्राप्त करने के लिए, फिनाल को बनाने के लिए, तो फिनाल को उत्पन्न करने के लिए आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl का भाप आसवन कराने से फिनॉल बन जाता है, तैयार हो जाता है कंप्लीटली, फाइनली फिनाल हमारा बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा, या अपने मुंह से जैसे मैं बोला करता हूँ दोस्तों, बार बार इसी प्रकार आप 2-4 बार दोहरा लिया करिए, आपको सब कुछ रट जाएगा और आप अपने माइंड से दोहराया करिए, और थ्योरी यही आपको लिखनी है जो मैंने अभी अभी आपको बताई। तो ये दोस्तों था फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड में इसका प्रयोगशाला में तो मैंने आपको एक विधि तो करवा दी थी, लेकिन पेपर में कभी कभी पूछा जाता है फिनाल बनाने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो आप फिनाल बनाने की मैंने आपको बताई है एक विधि, तो आप 2 विधि कहाँ से कर पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर दूसरी विधि भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो के अंत तक देखते रहिए वीडियो को। और मैं यहाँ पर बताने, जैसे ही दोस्तों आप सेकेंड विधि को बनाते हैं तो कहते हैं वहां पर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को, किसको दोस्तों, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम के साथ पहली बार गर्म करते हैं। फिर जब इन दोनों को आप गर्म कर देते हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम के साथ, तो वहां पर सोडियम फिनाक्साइड बन जाता है। फिर इसका जब सोडियम फिनाक्साइड को आप H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तब जाकर आपका फिनाल प्राप्त होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करते हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को, जिसका फार्मूला होता है C6H5SO3, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, तो यहाँ पर Na हो जाएगा, ये होगा सोडियम, और ये बेंजीन और ये सल्फोनेट। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को जब आप NaOH के साथ गर्म कर देते हैं, किसके साथ दोस्तों, NaOH के साथ गर्म कर देते हैं, तो आपका फाइनली जो तैयार होता है वह तैयार होता है सोडियम फिनाक्साइड। क्या तैयार होता है दोस्तों, सोडियम फिनाक्साइड। तो सोडियम फिनाक्साइड का फार्मूला होता है C6H5ONa। दोस्तों यदि आपको फार्मूले नहीं याद तो आप रिएक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर दोस्तों बनने क्या वाला है, C6H5 ये वाला हो गया। इसके बाद हमारा ये वाला जो Na है इस O के साथ, ये वाला जो Na है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको समझ लीजिए, ये रिएक्शन ये इसके साथ कनेक्ट हो जा रही है, तो हमारा C6H5ONa यानी कि सोडियम फिनाक्साइड तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या है, ये हमारा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या है दोस्तों, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, और हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आप जानते ही हैं। और इसके बाद दोस्तों इसे आप जानते हैं C6H5ONa, इसको भी आप शायद जानते होंगे, ये हमारा सोडियम फिनाक्साइड है। क्या है दोस्तों, सोडियम फिनाक्साइड। ये हमारा दोस्तों सोडियम फिनाक्साइड है। इसके बाद जब हमारा सोडियम फिनाक्साइड बन जाता है तो फिर हमारे पास अभी कुछ बचता है, तो हम यहाँ पर जो देखते हैं दोस्तों कि C6H5ONa बन गया। यहाँ पर हमारा C6H5 और ये ONa बन गया। अब हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास ये कि ये H बचा है और SO3 बचा है और एक Na बचा है। तो इनसे रिलेटेड हम फार्मूला लगाएंगे Na2SO3। आप एक फार्मूला जानते होंगे Na2SO3। फिर इसके बाद जब यहाँ से आप हमारे पास एक Na था, तो हमें चूंकि फार्मूला हमारा होता है Na2SO3, तो मैंने यहाँ पर Na2SO3 बना दिया। फिर इसके बाद हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास अभी H की संख्या एक्स्ट्रा हो रही है। हमें H अभी हमारे ये वाला H जैसे कि है कवर नहीं हुआ है, तो यहाँ से मैं H2O बाहर कर दूंगा। क्या बाहर कर दूंगा दोस्तों, H2O बाहर कर दूंगा। अब मुझे करना है रिएक्शन को बैलेंस। क्या करना है दोस्तों, रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो आप इसे बहुत अच्छे से देखिए।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर H की संख्या 1 है और यहाँ पर H की संख्या 2 है, तो आप यहाँ 2 का मल्टीपल लगा देंगे। फिर आप अपने Na गिन लेंगे, तो यहाँ पर आप Na की संख्या देख पा रहे हैं 3 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास Na की संख्या 3 है। SO3 हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर SO3 1 है। C6H5 1 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास C6H5 1 है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई। जब इतना कर लेते हैं दोस्तों, सेकंड विधि है, तो आप सोडियम फिनॉक्साइड की H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं। C6H5ONa की H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं। जब आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो सीधे से आपका C6H5 और OH बन जाता है। यहाँ से आपको जो बनाना था C6H5OH फिनाल, तो यहाँ से आपका C6H5 और ये वाला देखिए दोस्तों, ये C6H5 हो गया। इसके बाद हमारे पास हमें बनाना था OH, तो ये मैंने यहाँ पे H लगा दिया। तो हमारे पास एक ये वाला जो H है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं HO या OHSO4, इस प्रकार भी इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चरी तोड़ के। किस प्रकार दोस्तों? स्ट्रक्चर के रूप में तोड़ के हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप देख पाएंगे कि ये जो C2H5 है इस OH के साथ कनेक्ट होकर के क्या बना लिया दोस्तों? C6H5OH बना लिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर बचा ONa और SO4, तो यहाँ पर हम दोस्तों सिंपली बना देंगे Na2SO4। क्या बना देंगे दोस्तों? ये हो जाएगा Na2, दोस्तों क्या हो जाएगा? Na2SO4। Na2SO4। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि पूरी तरह से ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी। हालांकि दोस्तों ये बहुत कम पूछा जाता है सेकेंड रिएक्शन, लेकिन जो मैंने लैब मेथड पहले करवाया था वो बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसलिए उसे आप कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर सोडियम की जो संख्या है 2 है और यहाँ सोडियम की संख्या 1 है, तो आप यहाँ 2 का मल्टीपल करा देंगे। जब जैसे ही यहाँ आप 2 का मल्टीपल कराएंगे तो C6H5 आपके पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ भी आप 2 का मल्टीपल करवा देंगे। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आपको पूरी यहाँ पे लिख लिया हूँ। फिनॉल के रासायनिक अभिक्रिया हमें करना है, तो सबसे जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है हम करने वाले हैं हाइलोजनीकरण। दोस्तों मैं ऐसी रिएक्शनें बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा ताकि आपको हमेशा याद रहे, एग्जाम तक आपके साथ जाए। ऐसी चीजें नहीं बताने वाला जो कि यहीं पर याद हो जाए परंतु 2 दिन बाद आपके माइंड से निकल जाए। तो दोस्तों आप जानते हैं हाइलोजनीकरण, यानी ये जानते हैं आप हाइलोजन जो हमारा होता है X होता है और इस X के स्थान पर हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन भी ले लेते हैं परंतु मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 3 लेते हैं। तो अब इधर से आपको ये क्लियर हो गया है कि हाइलोजनीकरण हमको जब हाइलोजन से रिएक्शन करवानी है, चाहे हम क्लोरीन ले लें, चाहे क्लोरीन ब्रोमीन ले लें, चाहे आयोडीन ले लें। तो दोस्तों यहाँ पर फिनॉल का जो फार्मूला होता है वो आप जानते हैं, तो यहाँ पर मैं फिनॉल का फार्मूला लिख देता हूँ बेंजीन रिंग पर। वेरी सिंपल रिएक्शन हो जाएगी आपके लिए। यहाँ से आप वो जैसे ही लगा देते हैं तो ये आपका फिनॉल की रिएक्शन हो जाती है। इसके बाद जब आप देखते हैं तो ये आपका आर्थो हो जाता है, ये मेटा हो जाता है, ये पैरा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? अगर यहाँ पे OH लगाए हुए हैं आप, तो इसका मतलब यहाँ से एक H निकल रहा है, तो यहाँ आपका आर्थो हो गया, यहाँ मेटा हो गया, यहाँ पैरा हो गया। इसके बाद आपको कर रहे हैं हाइलोजनीकरण, यानी हाइलोजन से अभिक्रिया। आपको पहले पता था कि आप फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, तो आप फिनॉल का पहले फार्मूला ले लिए। इसके बाद आपको पता है हाइलोजनीकरण कर रहे हैं, तो आप क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे Br2 ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों? Br2 ले लिया मैंने। और हमने क्या किया, CH2 की उपस्थिति में हमने इसकी रिएक्शन करवा दी। किसकी उपस्थिति में दोस्तों? CH2 की उपस्थिति में हमने इसकी रिएक्शन करवा दी। तो अब ये समझना रिएक्शन में होने क्या वाला है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से क्या होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ से जब मैं यहाँ पर इसे रिएक्शन को ऐसे करूँगा तो जब एक इस जो ये आपका फार्मूला फिनॉल का लिखा हुआ है, सेम इधर भी आपको लिख लेना है। यहाँ पे जैसा कि फिनॉल का फार्मूला लिखा हुआ था मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके बाद इस OH को उसी प्रकार लगा लेता हूँ। ये जो Br है, एक Br ये लग जाएगा आपका आर्थो में। जब तक दोस्तों फिनॉल की आप रिएक्शन करते हैं तो आर्थो और पैरा में जाता है, और जब आप एल्डिहाइड पे पहुंच जाते हैं तो मेटा में जाता है। तो यहाँ से आपकी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर एक बार आप Br लगा देंगे और आपको जाना कहाँ है? आर्थो और मेटा पर। तो यहाँ पर एक बार प्लस लगाकर मेटा पर भी आप ले जाएंगे, चाहे वो Br2 से करवा रहे हो, चाहे हाइलोजनीकरण हो या फिर सल्फोनीकरण हो। तो
तो यहाँ पर मैं OH लगा देता हूँ और यहाँ पर ये आर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा हो गया, तो मैं एक Br पैरा में, यही Br है, मुझे आर्थो में भी दिखाना होता है एक Br और एक Br इसी Br को पैरा में भी दिखाना होता है, तो मैं प्लस लगा के दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं क्या देखता हूँ, यहाँ से एक H हमारे पास बचता है, फिर हम लोगों ने जहाँ पे ये Br लगाया है, जहाँ भी हम कुछ लगा देते हैं वहाँ से एक H बाहर निकल जाता है, तो जो ये H बाहर निकला और ये Br ये बना देगा HBr और आपकी जो रिएक्शन होगी वो पूरी तरह से यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। अब बात आती है दोस्तों कि आपको थ्योरी क्या लिखनी है, तो वो मैं यहाँ पे आपको इस रिएक्शन की थ्योरी बता देता हूँ। तो दोस्तों आपने क्या किया, आपने किया कि आपने जो करना है आपको वही लिखना है। आपने क्या किया, एल्कोहल को फिनाल को ले लिया और Br2 के साथ ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो आप कहेंगे जब हम फिनाल को CH2 विलायक के साथ CH2 विलायक की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो होता क्या है, आपने भी देखा कि यहाँ आर्थो बना, फिर इसके बाद पैरा बना, अब Br है तो ब्रोमो, Cl है तो क्लोरो, I है तो आयोडो, OH ये फार्मूला हमारा क्या होता है फिनाल का। अब जब हम इसमें Br लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा आर्थो और पैरा, अब ब्रोमो फिनाल क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्थो, इसके बाद हमारा ये हो गया पैरा मेटा आर्थो, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पैरा, क्योंकि एक बार मैंने आर्थो में ब्रोमो को लगाया है, एक बार पैरा में, तो यहाँ पे लिखेंगे आर्थो पैरा। अब ये हमने क्या लगाया है, Br लगाया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ब्रोमो। और हमारा ये ब्रोमो को जब हम Br को मान लीजिए हटा देते हैं तो ये एक फार्मूला हो जाता है फिनाल का, तो आप यहाँ से कह देंगे आर्थो ब्रोमो फिनाल। अब इसके बाद दोस्तों आप इसको तो जानते ही होंगे, HBr हाइड्रो, ये H को आप जानते हैं ये हाइड्रोजन है और Br आपका ब्रोमाइड है, तो आप कह देंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसके बाद आप इसे जानते हैं फिनाल है। तो यहाँ से सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक रिएक्शन को कंप्लीट करवा चुका, सेकेंड रिएक्शन को मैं जब बताऊंगा सल्फोनीकरण। जब भी दोस्तों आपको सल्फोनीकरण रिएक्शन करनी हो तो आप H2SO4 से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवा देंगे। यदि आपको नाइट्रीकरण करना होता है तो आप HNO3 से अभिक्रिया करा देंगे। दोस्तों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब सल्फोनीकरण कराते हैं तो H2SO4 से अभिक्रिया होती है, जब नाइट्रीकरण कराते हैं तो HNO3 से अभिक्रिया होती है, और जब हाइलोजनीकरण कराते हैं तो Cl2 या Br2 से या फिर I2 से अभिक्रिया होती है। और आप ये तो जानते हैं कि H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये नाइट्रिक अम्ल है। तो दोस्तों यहाँ पर जब मैं आपको सल्फोनीकरण बताऊंगा थोड़ा सा स्पीड पर, तो यहाँ पे मैंने आपको फिनाल से आपकी अभिक्रियाएं करवा रहा हूँ, फिनाल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फिनाल का फार्मूला लिख दूंगा, फिर मुझे करवाना है सल्फोनीकरण यानी H2SO4 से अभिक्रिया। तो यहाँ पर मैं H2SO4 का जो फार्मूला होगा वो लिख दूंगा। तो मैं H2SO4 को इस प्रकार यदि लिखूँ HOSO3H, तो यही तो बन गया दोस्तों H2 और SO4, परंतु मैंने इस प्रकार क्यों लिखा आपको यहाँ पर अभी समझ में आने वाला है। तो मैंने बताया है जो भी फिनाल की रिएक्शनें होंगी तो पहले वो आर्थो पर जाएगी, फिर इसके बाद पैरा पर जाएगी। तो यहाँ से जो SO3 है दोस्तों, ये आपका SO3 इस आर्थो पर आएगा, फिर यही SO3 प्लस लगा के इस पर आएगा आर्थो, ये मेटा होता है और आपका ये पैरा होता है, तो आर्थो पर आएगा फिर पैरा पर आएगा। तो यहाँ से मैं आर्थो में ले जाता हूँ, इसके बाद पैरा में ले जाता हूँ, फिर इसी में आपको मैं नाइट्रीकरण समझा देता हूँ। इसके बाद ये वीडियो समाप्त होती है। आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। SO3H और यहाँ पर प्लस लगाता हूँ, और एक ये वाला जो मैंने आर्थो पे कर दिया, फिर इसके बाद जब भी फिनाल से रिएक्शन होगी तो ये आर्थो पर जाएगा और पैरा पर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने SO3H कर दिया। इसके बाद आपने क्या देखा कि आपके पास ये जो OH है तो ये वाला OH बचा, और यहाँ से जैसे ही तुमने आर्थो पे ये लगाया तो एक H इससे बाहर हुआ, तो ये प्लस का H2O बाहर कर दिए। तो ये रिएक्शन यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब मान लेते हैं हमें यहाँ पर सल्फोनीकरण ना करवा के यहाँ पर हमें करवाना होता नाइट्रीकरण, तो क्या होता है ये आप आगे देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको नाइट्रीकरण समझाने के लिए नाइट्रीकरण की रिएक्शन कर दी है। यहाँ पर यदि आप NO3 नाइट्रिक अम्ल लेंगे तो इसे आप HO(NO2) लिख देंगे। क्यों लिख देंगे आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि एक बार हमको आर्थो में NO2 ले जाना होगा और एक बार
पैरा में ले जाना होगा। तो मैंने यहाँ पर आर्थो में ले गया और पैरा में ले गए। फिर इसके बाद जहाँ पर हमने NO2 लगाया वहाँ से एक H बाहर हुआ, तो वो H और ये OH मिलके H2O बना लिया। तो ये भी रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब बात आती है कि इसे हम क्या बोलेंगे। तो ये NO2 आपने कहाँ कहाँ लगाया, तो NO2 आपने आर्थो में लगाया और पैरा में लगाया। तो जब आपने क्या लगाया आर्थो पैरा में, तो आप बोलेंगे आर्थो पैरा, मैं आर्थो पैरा। इसके बाद दोस्तों आप क्या लगाया, NO2, तो ये होता है नाइट्रो, तो इसे बोल देंगे नाइट्रो। और ये जब ये NO2 हट जाता है तो ये क्या बच जाता है फिनाल, तो इसको आप बोल देंगे आर्थो पैरा नाइट्रो फिनाल। इसके बाद ये यहाँ पर SO3 लगा था जैसे पहली वीडियो पर SO3H, तो मैंने आपको नहीं बताया, तो वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। तो वो दोस्तों जब आप SO3H लगा देते हैं तो आपका बन जाता है आर्थो पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। वो क्यों बन जाता है, क्योंकि ये दोस्तों जो ये रिंग होती है, बेंजीन रिंग इस प्रकार की होती है। ये मामला मुझे उम्मीद है कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को समझने से पहले आप जान लीजिए कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है तो ये किस प्रकार से होती है, इसके लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है किसी चीज को बनाने के लिए। जैसे कि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार इस रिएक्शन को बनाने के लिए किस किस फार्मूले की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मैं इस फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को बताने से पहले बता देता हूँ कि जब भी आप इस रिएक्शन को करेंगे तो इसके लिए आपको पैरा क्रिसाल का फार्मूला मालूम होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पैरा क्रिसाल का फार्मूला बता देता हूँ। तो जो आपका पैरा क्रिसाल का फार्मूला होता है वो फिनाल का पहले आप फार्मूला लिख दीजिए OH, और इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप CH3 लगाते हैं तो ये फार्मूला आपका क्या कहलाता है, पैरा क्रिसाल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, पैरा क्रिसाल कहलाता है। यदि आप इस फार्मूले को याद रखते हैं तो आपकी ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है ये आपकी सेकेंडों में हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि आप एल्डिहाइड भी पढ़ लेते हैं और एल्कोहल भी पढ़ लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इस रिएक्शन को कैसे करना है, तो मैं बता देता हूँ। फ्रीडल मतलब कि जो ये फी है, ये फी वो दर्शाता है कि आपको फिनाल से रिएक्शन करना है, और एक क्राफ्ट जो है ये दर्शाता है कि आपको पैरा क्रिसाल बनाना है। तो सबसे पहले ये दो बातें आपको क्लियर हो गई। तो सबसे पहले आप फिनाल का फार्मूला लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं फिनाल का सबसे पहले फार्मूला लिख लेता हूँ। इसके बाद मुझे एक बात और क्लियर हो गई है कि मुझे इस जो बनाना है वो पैरा क्रिसाल बनाना है, और मुझे पैरा क्रिसाल का फार्मूला मालूम है। तो मैं यहाँ पे सीधे से पैरा क्रिसाल का फार्मूला लिख देता हूँ। अब मैं दोस्तों आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि अगर हमें CH3 लाना है इधर, यहाँ पे सॉरी CH3 मैंने बताया था, यहाँ पे यदि आप CH3 लाना है तो ये बताइए मुझे कि CH3 लाने के लिए आपको CH3 से रिएक्शन करवानी होगी। अब आपने फिनाल से रिएक्शन करवा दिया तो आप एल्कोहल तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये भी एक ग्रुप हो जाएगा और एल्कोहल भी एक ग्रुप हो जाएगा। इसलिए आप यदि एल्कोहल नहीं ले सकते तो आप ले क्या सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया। इसके बाद मैं कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से एक ले लेता हूं, जैसे कि CH3Cl मैंने यहाँ पे ले लिया है। आप CH3Br भी ले सकते हैं। तो बस यहाँ से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ये जो CH3 है ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, जिससे आपका पैरा क्रिसाल बन जाएगा CH3। और जैसे ये CH3 यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ से बेंजीन रिंग जो आपकी होती है फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, ये आर्थो होता है, मेटा है पैरा। तो जैसे ही आप इस 6 के 6 खानों में आप किसी भी तत्व को ऐड करते हैं तो यहाँ से एक H तुरंत निकल जाता है। तो यहाँ से एक H निकला, और ये मान लीजिए यहाँ से एक H निकला जो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और आपका ये Cl बचा हुआ था तो इसके साथ लगा दिया, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया और आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। बताइए दोस्तों 2 नंबर इस रिएक्शन में आपको पक्के हो सकते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को आपको क्या याद करना है, एक फार्मूला वो भी पैरा क्रिसाल का। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस फार्मूले को याद कर लेंगे और इस रिएक्शन को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से देखेंगे। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की इसके फुल चांसेस जरूर है। तो दोस्तों इसकी आपको थ्योरी क्या लिखनी है वो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीटली बता देता हूँ। इसकी थ्योरी जो आपको लिखनी है, तो ये दोस्तों इस जब इस रिएक्शन को आप करवाते हैं तो इस रिएक्शन को करने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए हमें इसकी रिएक्शन को इसकी कुछ उपस्थित में करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थित ले लेता हूँ तो इस रिएक्शन को बहुत आसानी से लैब में हम
कर पाते हैं, क्योंकि जब हम लैब में इस रिएक्शन को करते हैं तो एक फ्लास्क लेते हैं, उसमें फिनाल डालते हैं और फिर CH3Cl डालते हैं, फिर उसे गर्म करते हैं, तो बहुत दिनों बाद रिएक्शन ये हो पाती है। यदि हम AlCl3 का उत्प्रेरक उस पर रख देते हैं फिर रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन में बहुत आसानी से हो जाती है, इसलिए हमें यहाँ पर AlCl3 भी रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसकी आपको थ्योरी क्या लिखनी है वो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीटली समझा देता हूं। तो जो आपको करना होता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आप करते हैं वही आपको लिखना होता है। तो आपने क्या किया, इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपने फिनाल लिया और एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दी, तो आपका पैरा क्रिस्टल बन गया। क्या बन गया दोस्तों, पैरा क्रिस्टल। आपको फार्मूले आना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आपको करना क्या होगा, फार्मूलों के लिए मैंने एक बेस्ट वीडियो बनाई हुई है जिस पर मैंने सभी फार्मूलों के बारे में डिस्कस किया है, और वहां से आपको बिना याद किए हुए 200 फार्मूले याद हो जाएंगे। तो उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए। तो ये आपका मेथिल क्लोराइड है और ये फिनाल है और एल्यूमिनियम क्लोराइड है, पैरा क्रिस्टल है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इन सभी फार्मूलों को एक तरफ लिख लीजिए और आपको लिखना है, यदि हम एल्कोहल को एल्यूमिनियम क्लोराइड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो पैरा क्रिस्टल बनता है। ये अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों मैं आज आपको ईथर के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं ईथर की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों जैसे ही हम मान लेते हैं ये ऑक्सीजन है, क्या है दोस्तों, ये ऑक्सीजन है। यदि हम इस ऑक्सीजन के जो दो वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की दो संयोजकता होती है, इन दोनों संयोजकताओं से एल्किल समूह को जोड़ दें। इस ऑक्सीजन समूह में यदि हम एल्किल समूह को जोड़ दें तो क्या कहलाएगा दोस्तों, ईथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ईथर कहलाएगा। तो आपने ईथर की परिभाषा समझ ली कि यदि हम ऑक्सीजन की दो वैलेंसी में से दोनों तरफ एल्किल समूह को जोड़ देते हैं तो वह क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। ईथर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, ईथर दो प्रकार का होता है। नंबर 1 सममित ईथर और नंबर 2 असममित ईथर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये सममित ईथर क्या होता है और असममित ईथर क्या होता है। दोस्तों सब कुछ यहीं पे याद हो जाएगा, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये एल्किल है और एल्किल का फार्मूला होता है CnH2n+1 और मेथ का मान जैसे ही आप इसमें 1 रखते हैं तो इससे CH3 निकल आता है, और एथ का मान जैसे ही आप इसमें 2 रखते हैं तो C2H5 निकल आता है। जैसे ही आप प्रोप का मान इसमें 3 रखते हैं तो C3H7 निकल आता है। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों, ये मेथ हो गया, एथ हो गया, प्रोप हो गया। अब हमें एल्किल के ये सारे मान निकल कर आए। अब हम यदि इसमें इधर भी एल्किल का एक ही मान, जैसे मान लीजिए मेथिल का मान मैंने दोनों तरफ रख दिया तो CH3 और ये CH3 हो गया। तो इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो एल्किल समूह है वह समान है। क्या है, एल्किल समूह समान है, तो ये क्या कहलाएगा, सममित ईथर कहलाएगा। तो आप कह देंगे यदि एल्किल समूह में किसी भी मेथ या एथ किसी को एक को दोनों तरफ रख दिया जाता है तो सममित ईथर कहलाता है। यानी आप कह देंगे कि एल्किल यदि समान होते हैं तो वह सममित ईथर कहलाता है। अगर एल्किल भिन्न भिन्न होंगे, मान लीजिए इधर CH3 हो गया और इधर C2H5 हो गया, तो अब आपने क्या देखा कि इधर एल्किल जो हमारे हैं वो भिन्न भिन्न हो गए, तो क्या हो जाएगा, असममित ईथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, असममित ईथर कहलाएगा। तो आप इसकी सममित ईथर की परिभाषा लिखेंगे कि जब ऑक्सीजन परमाणु में जब ऑक्सीजन में एल्किल समूह समान होते हैं तो यह सममित ईथर कहलाता है, और जब ऑक्सीजन में एल्किल समूह की मात्रा भिन्न भिन्न होती है तो वह क्या कहलाता है, असममित ईथर कहलाता है। यदि ऑक्सीजन परमाणु में एल्किल दोस्तों क्या होगा, समान होगा तब सममित, और यदि ऑक्सीजन परमाणु में एल्किल भिन्न भिन्न होगा तो आप क्या कह देंगे, असममित ईथर। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके बनाने की भी। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आपके एग्जाम में 5 नंबर का देखने को मिल सकता है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो दोस्तों डाई एथिल ईथर बनाने के लिए आप लिखेंगे इसमें डाई एथिल ईथर, जब प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर को बनाया गया। मैं यहाँ पे एक आपको चित्र बनाऊंगा और सारे चीज़ें समझाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो मैं बता देता हूँ, जब लैब में आप जाएंगे वहाँ पर आपको एक गोल पेंदी वाला, जब इसे बनाया गया तो एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लिया गया, उस पर अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल C2H5 डाला गया। इसके बाद उस पर एक थिसिल कीप ऊपर लगाई गई, थिसिल कीप से H2SO4 की मात्रा डाली गई और 100
140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म किया गया। ऐसा करने से डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपकी जो थ्योरी है वो लिख लेता हूँ, फिर इसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है और इसका IUPAC नेम क्या होता है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था डाई मीन्स होता है 2 और एथिल का फार्मूला आप जानते हैं कि C2H5 होता है। और अभी अभी मैंने समझाया था कि जब दोनों क्या हो समान हो तो सममित ईथर कहलाता है। यहाँ पे डाई का मतलब है कि दोनों तरफ जो है ये लगा हुआ है एल्किल समूह ऑक्सीजन में, तो वो समान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H5 और O और ये C2H5, यही तो मैंने ईथर बताया था आपको। यहाँ पर मैंने C2H5 तभी ये कह दिया गया ये 2 है इसलिए डाई, और ये एथिल का फार्मूला होता है। और जब आप ऑक्सीजन परिवार ऑक्सीजन समूह में दोनों एल्किल समूह को जोड़ देते हैं तो ईथर कहलाता है। तो आप बोल देंगे इनकी वजह से डाई और ये हो गया एथिल, इसके बाद ये O से जुड़े हुए हैं दोनों वैलेंसी से, तो ये हो गया ईथर, तो बोल देंगे डाई एथिल ईथर। अब इसके बाद यहाँ से इनका सूत्र क्या होता है, संरचनात्मक सूत्र ये हो गया, यही आपको यूज करना है अक्सर, परंतु यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो आपने देखा C2 और C2 मिलकर क्या हो गए C4, इसके बाद 5H मिलकर क्या हो गए H10, और इसके बाद जो ये O बचा इसको यहाँ पे लिख दिया तो ये हो गया आपका सूत्र। इसके बाद मैं यहाँ पे आपकी बात कर लेता हूँ कि इसका जो IUPAC नेम होता है वह क्या होता है, तो होता है एथॉक्सी, क्या होगा दोस्तों एथॉक्सी एथेन। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये तीनों पॉइंट आप समझ चुके होंगे। अब हम बनाएंगे C2H5O C2H5, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है डाई एथिल ईथर बनाने के लिए प्रयोगशाला में आप क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा लेंगे और शांत H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। परंतु ये रिएक्शन 2 अटेम्प्ट पर होती है। पहली अटेम्प्ट पर क्या होगी देख लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें एथिल अल्कोहल लेना है, तो मैंने यहाँ पे C2H5 और OH ले लिया, और इसके बाद मुझे H2SO4 लेना है, तो मैं यहाँ से H2SO4 को लिख देता हूँ HO और SO4, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ HSO4, तो ये हो गया आपका H2SO4। ऐसा मैंने इसको क्यों लिखा अभी आपके भी समझ में आ जाने वाला है। तो सबसे पहले हम जब पहली बार रिएक्शन करेंगे तो इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके चेक करेंगे क्या होता है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे क्या यहाँ से जो ये HSO4 है ये इस C2H5 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो बनेगा क्या C2H5। इसके बाद ये जो HSO4 है ये जा करके इसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा HSO4। इसके बाद प्लस मैंने इसे HO क्यों लिखा था, अब आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो ये फार्मूला होता है H2SO4, यहाँ पर एक O एक्स्ट्रा हो गया है, तो यहाँ से क्या करेंगे H इधर बना लेंगे, ताकि फार्मूला आप जानते हैं कि होता है H2SO4। मैंने स्ट्रक्चर ही लिखा था तो एक O एक्स्ट्रा हो गया था, पर कोई बात नहीं। यहाँ से हम देखेंगे HSO4 ये लग गया, और ये एक H हमारे पास इसका बचा और ये OH बचा, तो ये जो H है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये आपस में क्या बना लेंगे H2O। तो ये हमारी जो फर्स्ट अटेम्प्ट की रिएक्शन होगी वह क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या बनाया C2H5HSO4, आप इसे क्या बोलेंगे, ये आपका है एथिल और ये H है हाइड्रोजन और SO4 है सल्फेट, तो इसे आप बोल देंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो आपने जब एथिल अल्कोहल और H2SO4 से रिएक्शन करवाई 110 डिग्री सेंटीग्रेड की तक गर्म करके, तो आपने बनाया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब मैंने आपसे कहा था कि एथिल जो होता है आपका एथिल अल्कोहल उसकी अधिक मात्रा, यानी कि जब हम इसको बना लिया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें भी हम C2H5HSO4 में फिर से हम यही मिला देंगे जो हमको अधिक मात्रा में क्या चाहिए था C2H5OH, तो यहीं से मैं मिला दे रहा हूँ C2H5OH। इसके बाद में इसको सीधे जितना टेम्परेचर हमें करना था 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से हम सीधे 140 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे। ऐसा करने से दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से C2H5 ये वाला और C2H5 ये वाला और ये वाला O,
यहाँ से लिखेंगे, हमारा फार्मूला होता है C2H5 और ये वाला O, तो ये O हो जाएगा। इसके बाद ये वाला C2H5 उधर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये C2H5 हो जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, डाई एथिल ईथर। तो ये क्या बन गया हमारा, डाई एथिल ईथर। इसके बाद हमारे पास बचा क्या, उसे देख लेते हैं। HSO4 ये बचा। इसके बाद यहाँ पर हमारा एक H ये है, तो ये एक H मिलकर H2 बना देगा। और ये सल्फेट हमारे पास बचा SO4, तो ये पुनः H2SO4 बना देगा। तो अब दोस्तों आपने क्या देखा, मान लीजिए कोई गोलपेंदी वाला फ्लक्स था, अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो उस पर H2SO4 पुनः घूम के पहुंच जाता है। तो ओनली जब हम उसमें C2H5OH डालते रहते हैं और यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है और हमको डाई एथिल ईथर बार बार प्राप्त होता रहता है। तो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ चित्र, और आपको चित्र के माध्यम से सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सेकेंड अटेम्प्ट की रिएक्शन थी, उम्मीद करूंगा ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको C2H5 की OH की अधिक मात्रा लेनी है, तो एक बार H2SO4 से रिएक्शन करवा देना है। फिर जैसे कि यहाँ पर आप इसका नाम लिख लीजिएगा फार्मूला का, ये एथिल है और ये हाइड्रोजन है और ये सल्फेट है, तो इसे आप बोल देंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और इधर ये H2SO4 सांसल्फ्यूरिक अम्ल और ये एथिल अल्कोहल। तो यहाँ से इन सभी को लिख लेना। और ये C2H5O C2 डाई एथिल ईथर जो हमको बनाना था। अब मैं बना लेता हूँ चित्र, फिर इसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पर फाइनली दोस्तों मैंने इसके प्रयोगशाला में बनाने की जो विधि का चित्र होता है उसे बना दिया है, और आप इसे अच्छी तरह से देख पाएंगे। अब मैं इसमें समझाता हूँ किस प्रकार से इसकी क्रिया विधि होती है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ से C2H5OH इस बिंदुगामी कीप की सहायता से डालते हैं इस गोलपेंदी वाले फ्लास्क में, और इसके नीचे हमने तेल उष्मक भर के रखा है और इसी पर हम इस गोलपेंदी वाले फ्लास्क को रख देते हैं और नीचे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ऐसा करने से ये इसकी डाई एथिल ईथर की वाष्प मुक्त होती है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसे ही हम गर्म कर देते हैं और वह वाष्प सीधे वाष्प संघनित्र में जाती है, और वाष्प संघनित्र का काम क्या होता है, जैसे यहाँ से वाष्प जाती है तो उसे ठंडा कर देता है। क्या कर देता है, ठंडा कर देता है और ग्राही पात्र में भेज देता है। तो यहाँ से सिंपल सा आपको जो परिभाषा बनेगी, इसको रटते नहीं है यार, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा में यहाँ से आपको बता दूंगा इसकी थ्योरी कैसे आप लिख पाएंगे। तो यहाँ से आप सबसे पहले लिखेंगे कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर प्राप्त करने के लिए हम एक गोलपेंदी वाला फ्लास्क लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, एक गोलपेंदी वाला फ्लास्क लेते हैं, उसमें C2H5 यानी एथिल अल्कोहल और H2SO4 भर लेते हैं। इसके बाद उसे तेल उष्मक में रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। जब आप इधर भी लिख सकते हैं, जब आपको यदि बहुत बड़ी थ्योरी लिखनी है तो लिख सकते हैं, जब हम बर्नर की सहायता से 100 डिग्री और 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में गर्म करते हैं तो C2H5HSO4 यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। फिर हम उसे एथिल अल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देते हैं। तो ऐसा करने से एथिल क्या होता है, इधर से डाई एथिल ईथर की वाष्प मुक्त होती है और वह वाष्प संघनित्र में पहुंच जाती है। तो यहाँ से आपको सिंपल सी परिभाषा कैसे बनानी है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप कहेंगे एक गोलपेंदी वाले फ्लास्क में C2H5 और H2SO4 भरकर तेल उष्मक में रखकर उसे बर्नर की सहायता से 100 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। ऐसा करने से C2H5HSO4 यानी कि इसे बोल देते हैं आप एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। बने हुए एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर C2H5OH के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। ऐसा करने से क्या करने से दोस्तों, ऐसा करने से डाई एथिल ईथर की वाष्प मुक्त होती है। आप इसे कह सकते हैं, इसका ताप का पता लगाने के लिए आप इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्तों, आप इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने थर्मामीटर अच्छा नहीं बनाया, आप यहाँ पे थर्मामीटर लगा देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हुआ या 110 या 140। तो जब आप इसे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं तो ऐसा करने से डाई एथिल ईथर की वाष्प मुक्त होती है और उस वाष्प को वाष्प संघनित्र में भेजा जाता है। वाष्प संघनित्र उसे वाष्पित करके ग्राही पात्र में भेज देता है और ग्राही पात्र में पहले से बर्फ और जल होता है। बर्फ और जल क्यों होता है, क्योंकि इसका जो क्वथनांक होता है वह बहुत कम होता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इसकी जो थ्योरी है वो आपके समझ में आ गई होगी। आपको कहना क्या है, एक गोलपेंदी वाले फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और H2SO4 को लेकर 100 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। ऐसा करने से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो जाता है।
मैंने रिएक्शन में भी बताया था। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं, तो क्या गर्म करने से वही प्रक्रिया होती है डाई एथिल। लेकिन सब सर्वप्रथम जो आपको लिखना है तो यही लिखना है, एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में C2H5OH और H2SO4 भरकर तेल ऊष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ये एक आपकी थ्योरी हो गई। इसके बाद बर्नर की सहायता से कितना गर्म करते हैं, 110 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तक गर्म कर देते हैं। जब इतना गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। फिर इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल अल्कोहल के साथ मिलाकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। ऐसा करने से दोस्तों क्या होता है, इसकी एक वाष्प मुक्त होती है जो कि वाष्प संघनित्र में भेजी जाती है, और वाष्प संघनित्र का कार्य होता है उसको ठंडा करके ग्राही पात्र में भेज देना। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों, हम बात करते हैं अपने ईथर के, जो एल्कोहल फिनाल ईथर में मैं ईथर को करा रहा था, एल्कोहल और फिनाल को कंप्लीट कर चुका था। तो इसके देखते हैं भौतिक गुण। तो जो आपका फर्स्ट भौतिक गुण है वो क्या होता है दोस्तों, जब भी आप ईथर को देखते हैं तो यह एक रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग दिखाई नहीं देता। इसके बाद ये ज्वलनशील पदार्थ है। कैसा पदार्थ है दोस्तों, जब इसे आप जलाते हैं या वायु में ले जाते हैं तो ये ज्वलनशील पदार्थ होता है, और इसमें कोई रंग नहीं होता, इसलिए ये क्या होता है, रंगहीन होता है। यदि इसे आप सूंघते हैं तो ये मीठी गंध वाला होता है। कैसा होता है दोस्तों, मीठी गंध वाला होता है। तो आप कह देंगे ये रंगहीन और मीठी गंध वाला। आप लिखते जाइए, यदि लिखना चाहते हैं मैं यहाँ पर ओनली समझा दूंगा, क्योंकि भौतिक गुण फिर इसके बाद रासायनिक गुण हम करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, यह रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये द्रव टाइप में होता है। इसके बाद सेकंड जो होगी आपकी वह ये होगी कि ये जो जल में है, जब हम इसे जल में डाल देते हैं तो ये पूरी तरह से घुल जाता है। तो इसका दूसरा भौतिक गुण होगा, ये जल में पूरी तरह से विलेय है, घुलनशील है। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तो तीसरा पॉइंट इसका दोस्तों क्या होगा, आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इसे नोट कर सकते हैं। इसका जो क्वथनांक होता है वह 36.5 होता है। कितना होता है दोस्तों, 36.5 होता है। इसके बाद हम इसकी करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या करने वाले हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दोस्तों आज की जो आपकी पहली रिएक्शन है रासायनिक गुण में, ईथर के रासायनिक गुण आप देख रहे हैं। ऐसी रिएक्शन करवा रहा हूं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, बाकी फालतू की रिएक्शन में यहाँ पे नहीं करवाने वाला। तो पहले ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी कि जब 5 होता है तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, पेंटा जब 3 होता है तो इसी तरह ट्राई, और 2 होता है तो डाई, 2 होता है तो 1 होता है तो मोनो, 2 होता है तो डाई, 3 होता है तो ट्राई, 4 होता है तो टेट्रा, और इसके बाद 5 होता है तो पेंटा। 5 होता है तो क्या होता है दोस्तों, पेंटा। तो यहाँ पर आप ये कब यूज होते हैं, जब हाइड्रोजन परिवार के तत्व यूज होते हैं। यहाँ पर 5 दिया गया है तो इसे आप पेंटाक्लोराइड बोलेंगे, और ये पी आपका होता है फास्फोरस, इसलिए इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब भी आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से किसी भी से कोई भी रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो वहां पर आपका फास्फोरिल क्लोराइड, क्या दोस्तों, फास्फोरिल क्लोराइड POCl3, ये क्या है दोस्तों, फास्फोरिल क्लोराइड। ये क्या है दोस्तों, फास्फोरिल क्लोराइड जरूर से जरूर बनता है। इसे आप नोट कर लीजिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ट्रिक समझ लीजिए आप, फास्फोरिल क्लोराइड जब भी आप PCl5 की रिएक्शन करवाएंगे तो POCl3 जरूर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो रिएक्शन है वो C2H5O ये हमारा होता है ईथर। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें PCl5 से रिएक्शन करवानी है, तो मैं इसे लिख दूंगा PCl3, और एक जो Cl होगा इसको इधर लिख दूंगा, और एक जो Cl होगा उसको ऊपर लिख दूंगा। ऐसा मैं क्यों लिखूंगा वो अभी आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से ये Cl हो गया और यहाँ से ये Cl हो गया, और इसके बाद मैं इसकी क्या करवा दूंगा, रिएक्शन करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा दोस्तों, रिएक्शन करवा दूंगा। तो अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, ये C2H5 और ये Cl, तो यहाँ से एथिल क्लोराइड बन सकता है। इसके बाद ये वाला जो C2H5 है इस Cl के साथ मिलकर ये भी एक एथिल क्लोराइड बन सकता है। तो आप क्यों ना यहाँ पर 2 का मल्टीपल करें और C2H5 और ये Cl लगाएं, तो ये हमारा क्या बन गया, एथिल क्लोराइड। परंतु यहाँ पर हमारे 2 Cl थे, 2 एथिल थे, तो हमने यहाँ पे 2 का मल्टीपल करवा दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अभी PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे
तो वहाँ पर POCl3 अवश्य बनेगा। तो यहाँ से आपको ये P और ये O और ये Cl3 ये बन जाएगा POCl3। इसका नाम आप जानते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, और इसका आप जानते हैं एथिल क्लोराइड, और इसका आप जानते हुए डाई एथिल ईथर, या फिर आप ईथर भी से कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसे आप कर लीजिएगा। जैसे आपके एग्जाम पे आती है तो आपको इसकी थ्योरी क्या लिखनी है। जब हम ईथर की अभिक्रिया PCl5 से करवाते हैं या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाते हैं तो एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है, और ये रिएक्शन कर देंगे, आपको पूरे मार्क वहाँ पे दे दिए जाएंगे। तो हम हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करवाएंगे। तो इसकी दो रिएक्शनें होती हैं, एक ठंडी अवस्था में होती है और एक गर्म अवस्था में होती है। तो पहले हम देख लेते हैं ठंडी अवस्था वाली रिएक्शन। तो जब हम ठंडी अवस्था में रिएक्शन करते हैं तो हमें कैसे करना है, ईथर के साथ। तो यहाँ पर मैं उसी प्रकार ईथर का फार्मूला लिख लेता हूँ। फिर हमको HI के साथ रिएक्शन करवाना है, तो यहाँ पे मैं HI ले लेता हूँ। अब यहाँ से दोस्तों आप क्या देख रहे हैं, ये वाला जो H है इस O के साथ कनेक्ट होकर OH बना लेगा। तो ये क्या हो जाएगा C2H5 और ये OH, फिर लगाएंगे तुरंत प्लस। इसके बाद ये जो C2H5 है वो I के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा C2H5 इंटू में I। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, और ये हो जाएगा एथिल आयोडाइड। तो क्योंकि ये I होता है आयोडाइड और ये एथिल, तो ये हो जाएगा एथिल आयोडाइड। अब मान लीजिए रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन में यहीं पे समाप्त कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर बैलेंस कर रहे थे, दो C2H5 थे, तो वहाँ भी जो दो C2H5 का होना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पे C2H5 और यहाँ पर C2H5, तो एक एक संख्याएं गिन ली जाती हैं। जैसे यहाँ पर H5 है तो यहाँ पर H5 यहाँ 10H हो गए और एक 11H। तो इधर भी आप गिन लेंगे कितने H हो गए, तो यहाँ पर गिनेंगे तो 5 5 10 1 11H, यानी H बैलेंस है। इसके बाद यहाँ पर C गिन लेंगे तो C कितने हैं 4, तो यहाँ भी C आपके पास कितने हैं 4। इसके बाद आपकी रहेगी संख्या I की, तो आप I देख लेंगे तो एक I इधर एक I इधर, O है तो एक O इधर होना चाहिए, एक O इधर। तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन बैलेंस है। तो आपका ये जो क्वेश्चन होता है रिएक्शन कैसे बैलेंस करें, तो यहाँ से समाप्त हो गया। इसके बाद देखते हैं हम गर्म अवस्था की रिएक्शन। तो जो गर्म अवस्था की रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने वही लिख लिया है। तो ये C2H5 और इनटू में I बना लेगा। अब इसके बाद आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर अब ये गर्म अवस्था की रिएक्शन है, थोड़ा चेंज होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि C2H5 है, तो ये जो C2 वहाँ पे आपसे एग्जाम में बोला जाएगा कि HI की गर्म अवस्था में रिएक्शन कीजिए, HI की ठंडी अवस्था में रिएक्शन कीजिए। तो यहाँ पर आपको जब गर्म अवस्था में रिएक्शन करेंगे तो C2H5 के यहाँ पर 2 दिए गए हैं, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर लिया। अब मैंने देखा कि यहाँ पर 2 I है और इधर एक I है, तो इधर भी मैंने 2 का मल्टीपल कर लिया। तो अब ऐसा करने से मैंने देखा कि इधर 2H हो गए और 2 I, तो यहाँ पर I तो मेरे बैलेंस हो गए और ये C2H5 दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो गए क्योंकि 2 का मल्टीपल करवा दिया। इसके बाद यहाँ से H2 और ये O, तो प्लस में हमारा H2O बाहर हो गया। तो ये भी हमारी रिएक्शन जो थी कंप्लीट हो गई। दोस्तों इनकी प्रैक्टिस करिए, बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस से ही ये रिएक्शनें आपके समझ में आने लगेंगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अगली रिएक्शन है दोस्तों एसिटिलीकरण। अब ये एसिटिलीकरण आपको क्या दर्शा रहा है, ये एसिटिलीकरण नाम से ही पता चल रहा है कि एसिटिली का मतलब है एस्टिल। एसिटिली का मतलब क्या है, एसिटिली का मतलब है एस्टिल। क्या है दोस्तों, एसिटिल। और करण का मतलब है क्लोराइड। क्या मतलब है दोस्तों, क्लोराइड। तो जो एस्टिकरण रिएक्शन होगी वह एस्टिल क्लोराइड से होगी। किससे होगी दोस्तों, एस्टिल क्लोराइड से होगी। यदि आपको एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला पता है तो आप इस रिएक्शन को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि अभी आप नीट तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों मैंने एक फार्मूले बेस पर एक वीडियो बनाई है, यदि उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको मुझे फार्मूला बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप उस वीडियो को देखकर ही इस फार्मूले को पता लगा लेंगे। तो जो एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला होता है वह होता है CH3COCl। क्या होता है दोस्तों, CH3COCl। अब इसकी आपको क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये C2H5 है और ये CH3 है और इस C और ये डबल O है। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। यदि आप रेगुलर मेरे स्टूडेंट हैं तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ से क्या बनने वाला है। तो यहाँ से हम बना देंगे CH3, पहले ले लेंगे CH3। इसके बाद C O एस्टर ग्रुप होता है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। इसके बाद ये C2H5, तो हमारा कंप्लीट जो यौगिक बना वो बना CH3 COO C2H5। ये नहीं है दोस्तों आपका, ये
यहाँ पे मैंने लिख दिया है। फिर इसके बाद लगाएंगे प्लस। अब देखेंगे आपके पास बचा क्या, यहाँ पे C2H5 जो था एक आपका वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ से आप एक C2H5 आपका बच रहा है, तो यहाँ पर आप बना देंगे C2H5 और ये वाला Cl तो हो जाएगा प्लस का C2H5Cl। क्या हो जाएगा दोस्तों, C2H5Cl। अब आप अपने रिएक्शन को चेक कर सकते हैं बैलेंस हुई अथवा नहीं हुई। तो आप देखेंगे COO, तो C और O का जो रिएक्शन, C और डबल O कंप्लीट हो गए। इसके बाद आप देखेंगे CH3 की संख्या यहाँ एक है तो यहाँ भी एक है। अब यहाँ C2H5 की संख्या, तो C2H5 की संख्या यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। तो इसका मतलब ये Cl की संख्या एक है तो यहाँ पर Cl की संख्या एक है। तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन ये पूरी तरह से बैलेंस है। उम्मीद कर